डियर स्टूडेंट्स, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम किस तरीके से इनर्शियल फ्रेम के साथ जोड़ सकते हैं वो हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो कि रेस्ट के ऊपर हों या जिसके अंदर वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो हो, यानी कि ज़ीरो एक्सेलरेशन वाले फ्रेम्स को हम इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे फ्रेम्स वो होंगे जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स होंगे। हमारे यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? जिस तरीके से पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शियल फार्मूलिज्म या इनर्शिया के जितने भी फार्मूलिज्म हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड हैं इनर्शियल फ्रेम्स के ऊपर, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स के ऊपर वैलिड नहीं है। तो इसलिए हमारे इस टॉपिक के अंदर इनर्शियल फ्रेम्स एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड पे जाते हैं। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ वैलिड इज़ कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये स्टेटमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो आप न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल नहीं है तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से आप ये देखिए कि कौन से फ्रेम्स को हम इनर्शियल फ्रेम्स लेंगे और कौन से फ्रेम्स को हम नॉन इनर्शियल लेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि अर्थ इज़ एट लीस्ट अप्रॉक्सीमेटली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर स्टेशनरी खड़े हैं तो अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम लिया जा सकता है, लेकिन एक मूविंग बस है जिसके अंदर एक्सेलरेशन है वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा। यानी कि एक मूविंग बस एक्सेलरेटिंग फ्रेम है और अर्थ जो है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट वी मीन बाय एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सो अभी हमने देखा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर वैलिड है। अब मैं आपको एक फिगर से ये समझाऊंगा कि किन चीज़ों को हम इनर्शियल फ्रेम्स कह रहे हैं, कौन सी चीज़ें नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं और आपके सामने कोई इंसिडेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है, तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर खड़े हुए हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आप एक तो अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं और दूसरी बात कि आप मूव नहीं कर रहे। तो इट मीन्स जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया लग सकता है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसके ऊपर लग सकता है। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जर्वर उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है जो कि आपके सामने मूव कर रही है और उसके अंदर भी एक्सेलरेशन है, तो वो ऑब्जर्वर अपनी कैलकुलेशंस के अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज़ नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि अब उसके केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग है, वो इनर्शियल नहीं है। तो आइए उसके लिए एक फिगर देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, फिगर ए है। इस केस में एक ये कार्ट है, इसके अंदर एक पैसेंजर है और उस पैसेंजर ने रोलर स्केटर्स पहने हुए हैं, यानी कि जो कि इसको इसके ऊपर मूव करने में मदद देंगे। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोलर स्केट्स और इसकी जो सरफेस है ये, इसके बीच में फ्रिक्शन जो है ये निग्लिजिबल है। हमने इस केस में फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जिस टाइम पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो इस कार्ट की वेलोसिटी 0 है और पैसेंजर रेस्ट के ऊपर है, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर दोनों चीज़ें रेस्ट के ऊपर हैं। अब क्या हो रहा है कि टाइम को हम चेंज करके चेक कर रहे हैं। मतलब पहले हमने टाइम किया डेल्टा t, फिर हमने टाइम चेंज किया 2 डेल्टा t, फिर हमने टाइम चेंज किया 3 डेल्टा t। और टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके टाइम इज इक्वल टू 3 डेल्टा t के बीच में आप देख रहे हैं कि कार्ट एक ख़ास वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पहले केस में पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, दूसरे, तीसरे और फोर्थ केस में भी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। तो आप ये देखिए कि अगर ये पैसेंजर पहले टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर रेस्ट के ऊपर है तो एक ऑब्जर्वर जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, उसको लगेगा कि दोनों चीज़ें रेस्ट के ऊपर हैं। लेकिन जैसे ही
टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा टी के ऊपर यहाँ पे एक पैसेंजर खड़ा हुआ है, वो देखेगा कि कार्ट वेलोसिटी v के साथ मूव करके आगे चला गया है, लेकिन पैसेंजर स्टिल अपनी जगह के ऊपर है। इसी तरीके से टाइम t इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी के ऊपर आप देखेंगे कि पैसेंजर जो इनर्शियल फ्रेम के ऊपर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर वो देखेगा कि आपका पैसेंजर अपनी जगह पे ही है और कार्ट आपकी आगे मूव कर रही है, एंड सो ऑन। आप t इज इक्वल टू 3t डेल्टा टी के अंदर भी देख सकते हैं कि कार्ट आगे मूव कर गया है और पैसेंजर अपनी जगह पे ही है। इट मीन्स कि एक ऑब्जर्वर जो कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके लिए ये पैसेंजर अपनी जगह पे ही खड़ा रहा है, यानी कि उस ऑब्जर्वर के लिए ये पैसेंजर मूव ही नहीं किया। यू टेंड टू रिमेन एट रेस्ट एज व्हीकल एक्सेलरेट्स अराउंड यू। एक्सेलरेट्स अराउंड यू का ये मतलब है कि एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आपके ऑब्जर्वर यानी कि जो कि इनर्शियल फ्रेम के ऊपर है, उसको ये लगेगा कि इस कार्ट के अंदर खड़ा हुआ पैसेंजर अपनी जगह से मूव ही नहीं किया। इट मीन्स कि आपका जो इनर्शियल फ्रेम है, इसके अंदर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, वो अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी, अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं, या फिर एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं। अभी आपने ये देखा कि किस तरीके से एक कार्ट के अंदर एक पैसेंजर अपनी जगह पे ही खड़ा रहा उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, और कार्ट आगे मूव करती रही। ये एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको ये बता रहा है कि एक बॉडी अगर वो रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही पड़ी रहेगी, अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं। इस केस में हमने ये देखा कि एक आपके पास कार्ट मूव कर रहा था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, उसके बीच में एक पैसेंजर है और एक ऑब्जर्वर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसको ये लगा कि कार्ट आगे मूव कर रहा है, पैसेंजर अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो दूसरी आपके पास स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी, अनलेस कि आप उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं। तो आइए दूसरी स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक फिगर देखते हैं। ये फिगर बी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनिशियली यू एंड व्हीकल आर इन मोशन, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर अब कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, कार्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और इसके बीच में ये पैसेंजर भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का ये मतलब है कि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक ऑब्जर्वर जो कि इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हुआ है, यानी कि वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, ये किसी ऐसे फ्रेम के अंदर है जो कि मूव नहीं कर रहा, तो उसको ये लगेगा कि जब टाइम आपने चेंज किया डेल्टा टी, तो इस केस में आप देखिए कि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है और एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। एक्सेलरेशन का नेगेटिव एक्स एक्सिस में होने का ये मतलब है कि टाइम के साथ साथ डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। ये कार्ट टाइम के साथ साथ स्पीड डाउन हो रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता से कम होती जा रही है। तो इस केस में जो ऑब्जर्वर आपका इनिशियल फ्रेम के अंदर है, उसको ये लगेगा कि जैसे ही आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, आपका जो पैसेंजर है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर था, अब इसी कार्ट के अंदर वो थोड़ा सा आगे मूव करके चला गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इसी तरीके से यहाँ पे, और फाइनली वो यहाँ पे मूव करता चला गया। इट मीन्स कि अगर ये कार्ट इनफाइनाइट हो, यानी कि आपके पास ये कार्ट उसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर खड़े हुए ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये पैसेंजर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसके अंदर मूव करता ही जा रहा है आगे तक। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपको बता रही है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है? वो ये कि एक कांस्टेंट बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती रहेगी, अनलेस कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में खड़े हुए ऑब्जर्वर ने फील किया है। और अगर आप इसी कार्ट के अंदर एक और ऑब्जर्वर को खड़ा कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जर्वर आपने खड़ा कर दिया है जो कि इसी कार्ट के अंदर है,
उसके लिए ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। अब इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये जो पैसेंजर है इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है आगे, और इसकी अजम्पशन ये गलत है। यहाँ पे रीज़न क्या है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सिर्फ एक्सेलरेटिंग की बजाय नॉन एक्सेलरेटिंग यानी कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। यानी कि सिर्फ वो ऑब्जर्वर ठीक कैलकुलेशंस करेगा जो कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, और वो ऑब्जर्वर जो कि इस कार्ट के अंदर खड़ा हुआ है उसकी कैलकुलेशंस गलत होंगी। इसी तरीके से आप फिगर सी को देखिए। ए व्हीकल टर्न्स अराउंड एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक व्हीकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड में कोई एक टर्न ले रही है, ये इस तरीके का एक टर्न बनेगा। इस केस में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो आप ये देखिए कि टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू डेल्टा टी और t इज इक्वल टू डेल्टा टी के अंदर वेलोसिटी का डायरेक्शन की वजह से एक चेंज आ रहा है। अब एक ऑब्जर्वर जो कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर है उसको ये लगेगा कि पैसेंजर जो खड़ा हुआ है उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, आल्दो कि वेलोसिटी इस केस में चेंज हो चुकी है, लेकिन पैसेंजर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। एक स्ट्रेट लाइन से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ऑब्जर्वर इन व्हीकल्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस माइट बी टेम्प्टेड टू कंक्लूड दैट देयर इज ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर सिंस पैसेंजर्स वेलोसिटी रिलेटिव टू व्हीकल चेंजेस इन ईच केस। अब अगर आप एक और ऑब्जर्वर इसी कार्ट के अंदर या इसी ट्रेन के अंदर बिठा दें, वो ऑब्जर्व करेगा कि हर पॉइंट के ऊपर इस जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस गलत होंगी। रीज़न ये है कि ये कार्ट या फिर ये कार या फिर ये ट्रेन, इसके अंदर एक एक्सेलरेशन है और ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है, और यहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ नहीं लग सकता। तो इट मीन्स कि सिर्फ वो ऑब्जर्वर ठीक कैलकुलेशन करेगा जो कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, और वो ये एज्यूम करेगा दिस व्हीकल ऑब्जर्वर मिस्टेक इन ट्राइंग टू इम्प्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन व्हीकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ नॉट एन इनर्शियल फ्रेम एंड इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इजंट वैलिड। सो सिर्फ वही ऑब्जर्वर ठीक कैलकुलेशंस करेगा जो कि इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, और उसके नज़दीक इसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि जिस वेलोसिटी के अंदर से मूव कर रहा था पहले, वो अभी भी उसी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। सो अभी मैंने आपको फिगर्स के अंदर एग्जांपल से समझाया कि किस तरीके से न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है, नॉन इनर्शियल के अंदर वो वैलिड नहीं है। हमने दो स्टेटमेंट्स इन फिगर्स के अंदर से समझी कि अगर एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी। एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी, अनलेस कि आप कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे। ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, और जो कि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के ऊपर अंदर वैलिड है। अब हम देखेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने ये पढ़ी थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, उसके अंदर हमने किसी किस्म की एक्सेलरेशन उस इनर्शियल फ्रेम के अंदर नहीं कंसीडर की थी। हमने ये कहा था कि एक बॉडी या तो रेस्ट के ऊपर है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इन दोनों केसेस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो थी। अब एक सेकंड इसका जो न्यूटन्स का लॉ है उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये आपको बताता है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, एक आपके पास बॉडी है, आप उसके ऊपर चारों डायरेक्शंस के अंदर से ऐसे फोर्स लगाएं कि नेट फोर्स जीरो हो, तो स्टिल वो बॉडी या तो जीरो वेलोसिटी के साथ या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी या फिर वो अपनी जगह पे ही रहेगी। इट मीन्स कि किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स का होना ज़रूरी है। अनबैलेंस्ड फोर्स का ये मतलब है कि उसका रिजल्टेंट कुछ नेट फोर्स आए, कुछ पॉजिटिव नेट फोर्स या कुछ नेगेटिव नेट फोर्स आए, जिसकी वजह से वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह एक्सेलरेट करेगी। तो आइए उसके लिए एक फिगर देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, इफ ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी एक्सेलरेट्स, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स, जिसको मैंने यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स का भी कहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स का नाम दिया है, ये किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तो उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आएगी, द बॉडी एक्सेलरेट्स, यानी कि इस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगी।
और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन है, बिकॉज एक्सेलरेशन एंड फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ और इनकी कोई डायरेक्शन होती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कह रहा है कि आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एग्जैक्टली वही होगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की हुई है। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे एफ फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है और ये मास है। यानी कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस सम ऑफ फोर्सेस। और अगर आप 3D के केस के अंदर न्यूटन्स के सेकंड लॉ को देखें तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स आ रहा है। यानी कि अगर एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस हैं तो एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन की आ रही है। सेम इसी तरीके से वाई डायरेक्शन की फोर्स में वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ रही है और जी डायरेक्शन की फोर्स में जी डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन न्यूटन सेकंड लॉ के केस में सेम है। अब हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें कौन सी एग्जांपल्स का हम सहारा ले सकते हैं, कौन से फिजिकल फिनोमिनास ऐसे हैं जो जिसके अंदर न्यूटन्स का सेकंड लॉ वैलिड है। फॉर एग्जांपल, आप किसी बॉडी को पुश करते हैं, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी एक्सेलरेट करती है किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। इट मीन्स कि एक तो आपने फोर्स लगाई और दूसरा वो बॉडी एक्सेलरेट की। ये दोनों चीज़ें मिलके आपको ये बता रही हैं कि इस जगह के ऊपर न्यूटन्स का सेकंड लॉ वैलिड है। तो आइए इसके लिए फिगर देखते हैं। आप देखिए ए नॉन फोर्स समीशन ऑफ एफ, ये वही अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले। कॉजेज एन ऑब्जेक्ट विद मास m1 टू हैव एन एक्सेलरेशन a1, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लगी है मास m1 के ऊपर और इस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन a1 आई है। आप देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, जो कि इस केस में एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि सेम फोर्स लग रही है किसी मास m2 के ऊपर, आपने जस्ट मास चेंज किया है, तो इस केस में आपके पास एक्सेलरेशन चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन a2 आई है, लेकिन डायरेक्शन इस केस में भी सेम है, वही डायरेक्शन है जो कि फोर्स की है एक्सेलरेशन की। तीसरी फिगर आप देखिए कि इसके अंदर आपने ये दो मैसेज कंबाइन किए हैं, यानी कि मास m1 और m2 को आपने कंबाइन कर दिया है। तो इस केस में आप ये देखिए कि समीशन ऑफ एफ, सेम फोर्स आपने लगाई है, तो आपके पास एक्सेलरेशन इस केस में a3 आई है। सबसे पहला केस अब देखते हैं। इस केस के अंदर न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपको क्या कहता है कि समीशन ऑफ एफ ये इक्वल होगा m1 a1। दूसरी फिगर के अंदर आप देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि समीशन ऑफ एफ इक्वल होगा m2 a2, यानी कि आप देख सकते हैं कि सेम फोर्स है जो कि पहले केस में थी, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन चेंज हुई है। एक्सेलरेशन चेंज किस वजह से हुई है? बिकॉज इस केस में आपका मास चेंज हो गया है। पहले केस में वो मास m1 था, इस केस में ये मास m2 है। इसी तरीके से आप थर्ड केस देखिए कि इस केस के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ को किस तरीके से लिखा जाएगा। समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू कंपोजिट मास, इस केस में ये दोनों मास सिंपल ऐड हो जाएंगे a3, यानी कि ये दो मास मिलके एक मास देंगे और एक्सेलरेशन इस केस में a3 आएगी। इन तीनों फिगर से आपने ये देखा कि अगर आप सेम फोर्स ही तीन डिफरेंट मैसेज के ऊपर लगा रहे हैं तो उससे एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। पहले केस में एक्सेलरेशन आपके पास आई थी m1 a1, दूसरे केस में m2 a2, तो तीसरे केस में ये एक्सेलरेशन आई है। इट मीन्स कि सेम फोर्स, यानी कि फोर्सेस समीशन ऑफ f1 इज इक्वल टू समीशन ऑफ f2 इज इक्वल टू समीशन ऑफ f3 है। ये तीनों फोर्सेस सेम है लेकिन एक्सेलरेशन चेंज है,
यानी A1 A2 A3 इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये चेंज आ रहा है इनके मैसेज की वजह से, यानी कि सेम फोर्स अगर आप डिफरेंट मैस के ऊपर लगाएंगे तो फिर वो एक्सेलरेशन उस आपके मैस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। सो अभी आपने देखा न्यूटन सेकंड लॉ, और मैंने फिगर से आपको समझाया कि किस तरीके से एक बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो न्यूटन सेकंड लॉ लिखा जा सकता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर सेम फोर्स आप डिफरेंट मैसेज के ऊपर लगाएंगे तो उन मैसेज के अकॉर्डिंगली उनकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। सो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं। फिर हमने उसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करके देखा कि किस तरीके से इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर न्यूटन्स की स्टेटमेंट्स, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट्स वैलिड हैं। इसी के साथ अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।